वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो आज हमने करना है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स कि कैसे एलिमेंट्स एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में और कैसे ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स, ठीक है, कैसे सोल्यूट्स ट्रांसलोकेट होते हैं, ठीक है। तो और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया था डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी, और मैंने ये बोला था कि जो हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो, उसका रोल, उसकी डेफिशिएंसी जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगी। तो अभी हम वही फॉलो करेंगे कि मैं पहले जो जितना इस चैप्टर में एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं पहले वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद एक सेपरेट वीडियो निकालूंगी, ठीक है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी, और अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अब हमने शुरू करना है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट्स, ठीक है, और ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में दिया गया है उन्होंने ये बताया कि जो स्टडीज हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स की कैसे प्लांट में एलिमेंट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होते हैं। एक आइसोलेटेड सेल, मतलब कि एक सिंगल सेल जो है वो ये ट्रांसलोकेशन या एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, या कोई टिश्यू होता है या कोई ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये जो स्टडीज है रिवील करती है कि जो प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन का दो मेन फेजेस है, मतलब कि जो ट्रांसलोकेशन है एलिमेंट्स का प्लांट में कैसे होगा वो दो मेन फेज में डिवाइडेड है। सबसे पहला फेज होता है इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ द आयंस इनटू द फ्री स्पेस या आउटर स्पेस ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। तो इसमें क्या बताया कि जब इनिशियल रैपिड जो मतलब कि स्टार्टिंग होती है, इनिशियल होते हैं स्टार्टिंग की, जो फटाफट एक रैपिड अपटेक होगा कि जो स्टार्टिंग में, क्योंकि दो मेन फेजेस हैं, फर्स्ट फेज ये हो गया, फर्स्ट फेज में क्या होगा कि इनिशियली स्टार्टिंग में ही एक फटाफट वो अपटेक करेगा आयंस का, और कौन अपटेक करेगा, आउटर सेल जो कि एपोप्लास्ट होते हैं। तो जिसके कारण ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। और सेकेंड फेज में क्या होगा कि अपटेक होगा आयंस का धीरे धीरे इनर स्पेस में, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनप्लास्ट, ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस है, ये है एक्टिव प्रोसेस, समझ गए। तो जो फर्स्ट दो मेन फेज हैं, सबसे पहले की जो मैकेनिज्म है ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स दो फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज क्या होगा कि पहले फेज एक इनिशियल फेज है, मतलब कि स्टार्टिंग फेज है, जिसमें फटाफट रैपिड अपटेक होगा आयंस का, जो आउटर सेल मतलब कि अपटेक करेंगे, और उसको हम बोलेंगे आउटर स्पेस एपोप्लास्ट, जो कि एक पैसिव है क्योंकि फटाफट अपटेक हो रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस है, कोई भी प्लांट है तो सबसे पहले जो उसके आउटर वाले सेल्स होते हैं वो एलिमेंट्स उनके पास जाते हैं, फिर धीरे धीरे इनर वाले के पास जाते हैं, है ना। तो सेम प्रोसेस इसमें ही है कि सबसे पहले एक रैपिड अपटेक होगा, फटाफट आयंस अपटेक होंगे बाय द आउटर सेल, जिसको बोलते हैं एपोप्लास्ट, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो सेकेंड फेज होगा जिसमें वो धीरे धीरे इनर वाले सेल्स अपटेक करेंगे आयंस का, जिसको बोलते हैं सिनप्लास्ट। और ये कैसा प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। अब पैसिव मूवमेंट आयंस का इनटू द एपोप्लास्ट आयन चैनल्स के थ्रू होता है या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है, जो एक सिलेक्टिव पोर की तरह फंक्शन करता है। मतलब कि जो हमारे पास पैसिव मूवमेंट होगी उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उसमें एनर्जी यूज नहीं होगी, क्योंकि वो एक रैपिड प्रोसेस है, फटाफट अपटेक होना है। तो वो जो आयन चैनल्स होंगे जो हो गए, है ना, या जो प्रोटीन्स होंगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो एक पोर्स की तरह काम करेंगे, तो वो पैसिव प्रोसेस है। उसके थ्रू जो है वो आयंस फटाफट अपटेक होंगे बाय द आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम बोलते हैं सिनप्लास्ट, ठीक है। बट जो एक्टिव प्रोसेस होगा यानी एपोप्लास्ट जो कि इनर वाले सेल्स है, जिसमें अपटेक ऑफ आयन धीरे धीरे होंगे, ठीक है। तो उसमें की जो एंट्री और एग्जिट है, ठीक है, आयंस एंड फ्रॉम दिस सिनप्लास्ट, उसमें क्या, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें आयंस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, और इनर वाले सेल्स इस पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, इस जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो जो इसके लिए सिनप्लास्ट क्या है, एक्टिव, और एपोप्लास्ट क्या है, पैसिव। तो एक्टिव का मतलब होता है कि जहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, इस चैप्टर के रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मतलब कि क्या है कि सिनप्लास्ट एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि एक एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, और जो एपोप्लास्ट है वो पैसिव प्रोसेस है क्योंकि उसमें रैपिड अपटेक हो रहा है और आयन ट्रांसपोर्ट चैनल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स काम करेंगे, ठीक है। और जो मूवमेंट है आयंस का, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। द मूवमेंट ऑफ आयंस को क्या बोलते हैं, फ्लक्स।
तो जो इनवर्ड मूवमेंट होगी कि आइंस जो है अंदर जा रहे हैं उसको बोलते हैं इनफ्लक्स, और जब आइंस बाहर आ रहे हैं आउटवर्ड मूवमेंट है उसको बोलते हैं इफ्लक्स, ठीक है। और इसको 11 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। तो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ठीक है। तो जो सॉल्ट्स वगैरह हैं वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं एक असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर में, ठीक है, जो मतलब कि प्लांट पुल्ड अप करता है बाय द ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। ये भी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है। अगर फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद जो एनालिस है जाइलम साहब का, वो शो करता है कि मिनरल सॉल्ट्स उसके अंदर है। तो यूज रेडियो आइसोटोप्स की मदद से ऑफ मिनरल यूज ऑफ द रेडियो आइसोटोप ऑफ मिनरल एलिमेंट्स ऑल्सो, कि इनकी मदद से हम सस्टेन कर सकते हैं व्यू कि कैसे जाइलम में इसका ट्रांसपोर्टेशन चलता है। ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट है ना, ये बहुत छोटा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है टॉपिक, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। रेफरेंस में तो ऑफकोर्स ज्यादा होगा, आप कोई भी रेफरेंस ले लेना, उसमें हर एक चीज डिटेल में दी है, ठीक है। बट अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे बोल रही हूँ। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया गया है कि मिनरल सॉल्ट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक असेंडिंग स्ट्रीम होती है वाटर की, उसके थ्रू जो प्लांट पुल करता है बाय द ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। एंड जो इनका एनालिस है जाइलम सैप में, वो शो करता है कि उनके पास मिनरल सॉल्ट्स हैं, और हम किसकी मदद से देखते हैं, हम उसके रेडियो आइसोटोप्स की मदद से देखते हैं, और हम देख सकेंगे कि कैसे जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। उसके बाद अगला टॉपिक है सॉइल एज अ रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेजॉरिटी, ये तो छोटी क्लासेस है, आप सब पढ़ते आ रहे हो कि जो मेजॉरिटी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को कहाँ से मिलता है, ऑफकोर्स सॉइल से मिलता है, क्योंकि प्लांट के पास जो उसके नजदीक चीज है वो सॉइल ही है। सॉइल से ही उसको पानी मिलेगा, सॉइल से ही उसको नाइट्रोजन मिलेगा, सॉइल से ही सब कुछ मिलेगा। मतलब कि मेन एक चीज सॉइल है जो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कराता है, जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, वो रूट्स में अवेलेबल होते हैं, किसके थ्रू, सॉइल के थ्रू, ठीक है। एंड हाँ, सॉइल के थ्रू अवेलेबल होते हैं, ठीक है, अवेलेबल टू द रूट्स, क्योंकि वेदरिंग एंड ब्रेक डाउन है रॉक्स का। तो ये सॉइल कैसे बनती है ये भी पता होगा। ये तो प्रोसेसेस होते हैं, एनरिच करता है सॉइल को विद द डिसॉल्व्ड आइंस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। मैं जो एनसीईआरटी में वो लाइंस में रीड कर रही हूँ कि उसने बोला कि मेजॉरिटी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसिटी है, डेवलपमेंट के लिए, वो कैसे अवेलेबल होते हैं, रूट से, ठीक है। क्योंकि जो मतलब कि रॉक्स ब्रेक डाउन होती है, कभी कब देखा होगा एक पत्थर है उसके ऊपर ही कई बार प्लांट आ जाता है ना, कॉमनली कई आज नॉर्मली ऐसा भी हो जाता है। तो वही उसने बोला है कि जो मेजॉरिटी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, वो कैसे अवेलेबल होते हैं, उसके बाद रूट्स होती है ड्यू टू द वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रूट रॉक्स, ठीक है। और ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो सॉइल को एनरिच करते हैं विद द डिसॉल्व्ड आइंस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये मतलब कि रॉक मिनरल से डिराइव्ड हुए हैं। तो इनका जो रोल है प्लांट न्यूट्रिशन में उसको बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। सॉइल सिर्फ मिनरल्स नहीं सप्लाई करी, बट ऑल्सो मैंने पहले बताया कि वो नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करा रही है, बाकी माइक्रोब्स प्रोवाइड करा रही है, वाटर को होल्ड कर रही है, एंड एक मैट्रिक्स का काम भी कर रही है जो स्टेबलाइज करती है प्लांट को। और अगर बाई चांस इनकी डेफिशिएंसी आ जाए तो वो उसकी यील्ड को भी इफेक्ट करेगा। एंड देयर इज ओफन, और फिर जब अब देखा होगा नॉर्मली कि फर्टिलाइजर एंड पेस्ट भी डालता है एक फार्मर जो वो अपनी फसल उगाता है, ठीक है। तो वो क्यों डालते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट जो बाई चांस सॉइल में नहीं है, अगर उस प्लांट को कमी हो जाए उस एलिमेंट्स की, तो हम फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर में होते हैं वो नीड के हिसाब से आप प्रोवाइड करा सकते हो अगर बाई चांस सॉइल में कमी है। तो इस छोटे से टॉपिक में क्या चीज़ है कि उसने यही बोला कि जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो रूट्स में अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि रॉक्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, एंड ये जो प्रोसेसेस होते हैं कि रॉक्स का ब्रेक डाउन होना वो सॉइल को इनरिच करता है डिफरेंट मिनरल्स के साथ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ। तो सिंस वो डिराइव्ड हुए हैं रॉक मिनरल से, तो उनका जो रोल है प्लांट न्यूट्रिशन में, तो उनके रोल को बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। और सॉइल सिर्फ और सिर्फ मतलब कि सिर्फ एक सॉइल का काम ये नहीं होता कि सीड जब वो प्लांट में ग्रो होगा या पानी होल्ड करना, सिर्फ वो सॉइल का काम नहीं होता। सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट को चाहिए होते हैं,
वेदर इट्स कि वाटर होल्ड करना या नाइट्रोजन भी वो प्रोवाइड कराता है, और दूसरा वो एक मैट्रिक्स का काम करता है जो प्लांट को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो ये थी आज की। अब उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन है या जो नाइट्रोजन साइकिल और बायोलॉजिकल जो भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये मैं कोशिश करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन का। तो मैंने बताया कि 2 फेज में मैकेनिज्म चलता है। सबसे पहला फेज क्या होगा कि इनिशियल रैपिड फटाफट जो आयंस होंगे अपटेक होंगे बाय द आउटरमोस्ट सेल, जिसको बोलते हैं एपोप्लास्ट, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। सेकेंड फेज में क्या होगा कि आयंस धीरे धीरे इनर वाले सेल अपटेक करेंगे, जिसको बोलते हैं सिनप्लास्ट, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस में एनर्जी का यूज नहीं होगा, उसके अंदर जो आयंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब कि एपोप्लास्ट वाला, तो उसमें कैसे आयंस ट्रांसपोर्ट होंगे? आयंस चैनल्स की मदद से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के जो सेलेक्टिव पोर्स काम करते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास जो एक्टिव प्रोसेस है यानी जो सिनप्लास्ट वाला है, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड जो मूवमेंट ऑफ आयंस उसको बोलते हैं फ्लक्स। इनफ्लक्स क्या होता है, इफ्लक्स क्या होता है, उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स की जाइलम बेसिकली करेगा, तो उसके अंदर वो सारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, एंड वो असेंडिंग उसका जो वाटर स्ट्रीम है उससे होगा, जो पुल करता है प्लांट्स बाय द ट्रांसपिरेशन पुल। और हम किस टेक्निक से ये देख सकते हैं कि जाइलम कैसे सॉल्यूट ट्रांसलोकेट कर रहा है, उसके बाद सॉइल कैसे रिजर्वायर है ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी नाइट्रोजन साइकिल और बायोलॉजिकल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। ठीक है, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो, उसके बाद ये चैप्टर ना खत्म हो जाएगा। बस 2 टॉपिक्स बचे हैं, ये बहुत मेन टॉपिक्स है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। नाइट्रोजन साइकिल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बोर्ड में पक्का इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैं करवा दूंगी। आई होप मेरी 3 या 4 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बता देना कौन सा चैप्टर शुरू करना है नेक्स्ट। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो को अच्छी लगी होगी, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मेरे यूट्यूब चैनल विच इज आरुषि इज नोट। और आप प्लीज मेरे जल्दी से जल्दी 140 सब्सक्राइबर करवा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मेरे यूट्यूब चैनल विच इज आरुषि इज नोट्स। और अगर आपको कुछ भी डाउट है मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड या आज जो मैंने करवाया उसके रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू एंड बाय।